वेलकम टू जीरो आई एस में आपका स्वागत है दोस्तों। हम लोग मृणाल सर का जो पीडीएफ है दोस्तों, जो 1000 पेजेज का है, उसमें हम लोग 400 से ऊपर पेजेज को कवर कर चुके हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 19 है, पार्ट नंबर 19 है। ठीक है, तो बिना देरी किए शुरू करते हैं जीरो आई एस चैनल पे मृणाल सर का पीडीएफ। मेरा नाम राहुल बरनवाल है, मैं ईपीएफओ में एक सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ दोस्तों। साथ ही साथ मैंने यूपीएससी का मेंस 2020 में और यूपीपीसीएस का मेंस 2021 में दिया है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो लेक्चर है दोस्तों, वो आपका यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए ज़रूरी है। साथ ही साथ जो ईपीएफओ का एग्ज़ाम होगा दोस्तों, जिसमें जीएस का पोर्शंस है, वो उसके लिए भी ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए हम लोग जो है यहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट देखेंगे, पिलर 3। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों बैलेंस ऑफ पेमेंट को। ठीक है, तो सिंपल सा है, कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जो क्वेश्चंस आता है ना, वो कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो देखिए 2017 में इस पिलर से जो हम लोग अभी पढ़ेंगे 4 क्वेश्चन आए थे। 18 में भी 4, 17 में 7, 20 में भी 7, 21 में 2, 22 में 4, और देखते हैं कि 2023 में भी, मतलब देख रहे हो कि डायरेक्ट इसमें क्वेश्चंस आते हैं इस लेक्चर से, है ना। तो जो भी पढ़ेंगे उसे समझ लीजिए कि 3, 4, 5 क्वेश्चन, मैक्सिमम 7 क्वेश्चन भी बैलेंस ऑफ पेमेंट से आपका आ सकता है। बैलेंस पेमेंट को हिंदी में बोलते हैं भुगतान संतुलन। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग जो है 400 पेज तक कर चुके हैं और हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देखिए मैं बता देता हूँ। एक देश है से इंडिया, तो यहाँ का कोई रेसिडेंट होगा, रेसिडेंट। ठीक है, ठीक है, और ये अमेरिका है, यूएसए, तो यहाँ का भी कोई रेसिडेंट होगा। तो एक देश का रेसिडेंट बाकी दूसरे देश के नॉन रेसिडेंट से जो भी ट्रांजैक्शन करता है, उसको हम लोग उस देश का बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक रिकॉर्ड है सभी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का बिटवीन द रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री। तो इस देश के जो रेसिडेंट है और इस देश के जो नॉन रेसिडेंट हैं, ठीक है, उनके बीच में जो ट्रांजेक्शन्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये जनरली 1 साल का हम लोग लेते हैं। ठीक, तो ये इसको कैलकुलेट कौन करता है दोस्तों, कि भारत का बैलेंस पेमेंट कितना है, वो उसको कैलकुलेट करता है उस देश का रिजर्व बैंक। तो हम लोग का रिजर्व बैंक कौन है दोस्तों, आरबीआई कैलकुलेट करता है। और पूरे विश्व का बैलेंस ऑफ पेमेंट कौन कैलकुलेट करता है, आईएमएफ करता है। तो पूरे विश्व का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा वो कितना होता है, 0। ठीक है, और बाकी किसी देश का पॉजिटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा, किसी देश का नेगेटिव होगा, लेकिन पूरे विश्व का बैलेंस पेमेंट कितना होता है, 0। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के 2 पार्ट्स होते हैं। जिस तरह बजट का 2 पार्ट होता है, रेवेन्यू और कैपिटल, उसी तरह बैलेंस ऑफ पेमेंट का भी 2 हम लोग पार्ट करते हैं। एक को बोलते हैं करेंट और दूसरे को बोलते हैं कैपिटल। तो आप ये वाला फोटो याद रखिएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट का 2 पार्ट होता है, एक होता है करेंट, दूसरा होता है कैपिटल। आपको याद करना है, करंट में 2 करते हैं फिर से, एक विजिबल और एक इनविजिबल। विजिबल मतलब वैसा, ये क्या हो रहा है, लेन देन हो रहा है, तो वैसा चीज़ का लेन देन जिसको हम देख सकते हैं। मतलब कोई सामान होगा उसको हम आसानी से देख सकते हैं दोस्तों, तो गुड्स को हम लोग बोलते हैं विजिबल, और वो किस में आता है, करंट में। इनविजिबल में आता है, आपको याद रखना है, SIT, SIT। एस मतलब सर्विस, आई मतलब इनकम, टी मतलब ट्रांसफ़र। तो करंट में 2 चीज़ आता है, एक विजिबल और दूसरा इनविजिबल। इनविजिबल में 3 होता है, सर्विस, इनकम एंड ट्रांसफ़र। और इनकम को फिर हम लोग 3 पार्ट में करते हैं, DIP। डी माने डिविडेंड, आई मतलब इंटरेस्ट, पी मतलब प्रॉफिट। और ट्रांसफ़र को भी हम लोग 3 पार्ट में करते हैं, GDR, गिफ्ट, डोनेशन एंड रेमिटेंस। ये मैं आपको निमोनिक के रूप में याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। डायरेक्ट क्वेश्चन यूपीएससी में पूछ देगा, मान लो कि डोनेशन किस अकाउंट का पार्ट है, करेंट अकाउंट का कि कैपिटल अकाउंट का, तो आपका आंसर क्या होगा, करेंट अकाउंट का। तो आप याद कीजिए, बैलेंस पेमेंट का 2 क्लासिफिकेशन होता है, करेंट और कैपिटल। करेंट में होता है विजिबल, इनविजिबल। विजिबल मतलब गुड्स, इनविजिबल में 3 होता है, सर्विस, इनकम, ट्रांसफ़र। ठीक है, इनकम में होता है 3, डिप, डिविडेंड, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। ठीक है, और इसमें होता है ट्रांसफ़र में गिफ्ट, डोनेशन एंड रेमिटेंस। ठीक है, सिंपल है। कैपिटल, कैपिटल में याद रखिएगा BIL होता है, बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, लोन। बैंकिंग मतलब एक देश का दूसरे देश के साथ जो बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन हो रहा है, जैसे NRI लोग बहुत इंडिया में अकाउंट खुलवाता है, तो उससे जो लेन देन होता है। लोन समझते हो, या तो कोई सरकार लेगा तो उसको सोवरेन लोन बोलेंगे, या फिर कोई कॉरपोरेट लेगा, कंपनी लेगा, उसको एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट 2 टाइप का होता है, एक FDI और दूसरा FPI। दोनों के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों। तो आप समझ में आ रहा है, बैलेंस पेमेंट 2 टाइप होगा,
एक करंट और दूसरा कैपिटल। करंट में होता है विजिबल इंडिविजुअल, इंडिविजुअल में 3 होता है सर्विस इनकम ट्रांसफ़र, इनकम में 3 होता है डिविडेंड इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, और जो होता है ट्रांसफ़र में 3 होता है GDR, है ना, गिफ्ट डोनेशन एंड रेमिटांसेस। बात समझ में आया? चलिए, और उसी तरह कैपिटल में 3 होता है बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, लोन। क्लियर है? कोई डाउट नहीं? ठीक है। अब देखिए, तो हम लोग जो ट्रेड करते हैं दोस्तों, तो याद कीजिएगा, जो हम लोग गुड्स का ट्रेड करते हैं तो इसमें हमारा बैलेंस होता है नेगेटिव। इसका मतलब क्या है कि भारत सरकार ज़्यादा गुड्स को इंपोर्ट कर रहा है और बेच रहा है कम, खरीद रहा है ज़्यादा, उसको हम लोग बोलते हैं, तभी नहीं होगा, मेरा मतलब इसमें बैलेंस नेगेटिव होने का क्या मतलब है कि हम गुड्स को ज़्यादा खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। इंडिया से गुड्स जो बाहर बिक रहा है विदेशों में, वो बहुत कम कर रहा है, इसीलिए नेगेटिव है। आपको पता है सर्विस में क्या है, तो सर्विस आपको पता है कि इंडिया जो है सर्विस एक्सपोर्ट करता है ना, तो इसमें हमारा पॉजिटिव बैलेंस है, मतलब हम लोग सर्विस में ज़्यादा पैसा कमाते हैं। इनकम में हम लोग का नेगेटिव बैलेंस है, ठीक है, और ट्रांसफ़र में पॉजिटिव बैलेंस है। तो अब याद कर लो, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। और ओवरऑल अगर हम देखें करंट अकाउंट में क्या है, तो जनरली करंट अकाउंट में हमारा बैलेंस होता है नेगेटिव, करंट अकाउंट डेफिसिट होता है हमारा। समझ में आया? हमारा करंट अकाउंट क्या होता है दोस्तों? डेफिसिट। तो ओवरऑल देखेंगे तो करंट अकाउंट में हमारा नेगेटिव बैलेंस है, विजिबल में नेगेटिव है, गुड्स में, सर्विस में पॉजिटिव, इनकम में नेगेटिव, ट्रांसफ़र में पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों है ट्रांसफ़र में? कि हम लोग को डोनेशन, रेमिटेंस ये सब मिलता है। बाहर जो देशों में भारत के लोग कमाते हैं वो रेमिटेंस भेजते हैं। उसी तरह आपको पता है कि इंडिया की कंपनी बाहर बहुत कम है, इंडिया में लगभग जो कंपनियां हैं वो विदेशी कंपनियां हैं। तो हम लोग को प्रॉफिट उन लोगों को सब ट्रांसफ़र करना पड़ता है, सब देना पड़ता है, इसलिए हम लोग का इनकम में नेगेटिव है, ठीक है। कैपिटल में बात करेंगे तो इन्वेस्टमेंट में हमारा पॉजिटिव है, लोन भी हम बाहर से लेते हैं दोस्तों पॉजिटिव है, बैंकिंग में भी हमारा पॉजिटिव है। तो कैपिटल अकाउंट तो जो है वो दोस्तों वो हमारा पॉजिटिव है और करेंट अकाउंट नेगेटिव है, इसलिए हमारा करेंट अकाउंट में डेफिसिट होता है, कैपिटल अकाउंट में पॉजिटिव होता है। और अगर दोनों को मिला दें तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो इंडिया का है दोस्तों वो है पॉजिटिव, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट इंडिया क्या है दोस्तों? पॉजिटिव। और अगर नेगेटिव होता तो उसको बैलेंस ऑफ क्राइसिस बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, जो अभी तक इंडिया में जनरली नहीं हुआ। 1991 में चांसेस था होने का, लेकिन हुआ नहीं है, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का 2 कंपोनेंट होगा और सब में कौन कौन सा बैलेंस होता है। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैं जो बता रहा हूँ वही लिखा हुआ है कि गुड्स में हमारा बैलेंस है $102 बिलियन नेगेटिव में, ठीक है। सर्विस में हमने बताया था पॉजिटिव है। तो ओवरऑल देखोगे गुड्स और सर्विस मिला के तो हमारा गुड्स में ज़्यादा नेगेटिव है और सर्विस में कम पॉजिटिव है ना। इनकम में मैंने बताया था, इनकम में नेगेटिव है, देखिए इनकम में हमारा नेगेटिव है, ट्रांसफ़र में पॉजिटिव है। तो इनकम में नेगेटिव है, ट्रांसफ़र में पॉजिटिव है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 2020-21 को छोड़ दो, बाकी साल में अगर आप देखोगे तो हमारा डेफिसिट रहा है। इसका मतलब हम लोग जो है करंट अकाउंट में कमाए हैं कम और पैसा बाहर दूसरे देश में भेजे हैं ज़्यादा, ठीक है। तो देखो ये पैटर्न है करंट अकाउंट डेफिसिट का कि हम लोग को नेगेटिव बैलेंस हुआ है। देखिए यहाँ भी नेगेटिव है, यहाँ भी, मतलब 2019 होने तक हम लोग का नेगेटिव बैलेंस है यहाँ तक, है ना। करंट अकाउंट डेफिसिट इसको बोलते हैं। फिर जब यहाँ पे कोविड हो गया तो क्या हो गया, बाहर से हम लोग सामान जो है कम खरीदने लगे क्योंकि सब वहाँ सप्लाई चेन ख़राब हो गया। तो लेकिन हम लोग का एक्सपोर्ट बढ़ गया, हम लोग दवाई ये सब भेजने लगे बाहर, सर्विस भेजने लगे, तो हमारा सर्विस में पॉजिटिव हो गया और गुड्स जो है में नेगेटिव कम हो गया। उससे क्या हुआ, हमारा करंट अकाउंट में क्या हो गया दोस्तों, पॉजिटिव हो गया, ठीक है, समझ में आया। लेकिन फिर से हम लोग का कोरोना ख़त्म हो गया है तो हम लोग, आपको नॉर्मल केस में भी हम लोग क्या करते हैं बाहर बेचते बहुत कम है, खरीदते बहुत ज़्यादा है बाहर से सामान, है ना। तो उसमें क्या है, हमारा डेफिसिट है। तो सिर्फ याद रखिएगा 2020-21 में ही हमारा पॉजिटिव हुआ है लगभग, उसके बाद नेगेटिव हुआ है, ठीक है ना। उसी से मिलता जुलता टर्म है दोस्तों बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है कि किसी एक देश में कितना सामान को, गुड्स माने विजिबल चीज़ को कितना बेचा जा रहा है एक यहाँ से बाहर, मतलब इंडिया बाकी देशों के साथ कितना गुड्स को बेच रहा है और कितना गुड्स वो इंडिया में ख़रीद रहा है बाहर का। तो उसको जो बैलेंस होता है, डिफरेंस जो होता है कितना गुड्स इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है और कितना इंपोर्ट कर रहा है, उसको बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं NCERT के हिसाब से। लेकिन IMF बोलता है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड में गुड्स भी शामिल होता है और सर्विस भी शामिल होता है। तो जैसा क्वेश्चन रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। अगर उसमें रेफरेंस हो अकॉर्डिंग टू IMF तो गुड्स और सर्विस दोनों बैलेंस ऑफ ट्रेड में आप काउंट करोगे, और सिर्फ गुड्स अगर काउंट करना है तो NCERT के अकॉर्डिंग है। समझ में आया। तो यहाँ पे वही लिखा है
कि हम लोग जो है एक्सपोर्ट गुड्स बहुत कम करते हैं, बेचते बहुत कम है, और इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, और सर्विस में हम लोग एक्सपोर्ट ही करते हैं। तो ओवरऑल भी आप अगर देखोगे तो हमारा जो गुड्स में ज़्यादा नेगेटिव है, तकरीबन देखोगे तो 200 से ऊपर बिलियन डॉलर है कि नहीं? कितना हो गया? 180 बिलियन डॉलर के आसपास है। और सर्विस में हमारा जो है पॉजिटिव है, कितना? 208 बिलियन डॉलर, ठीक है। तो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड अगर गुड्स का देखें सिर्फ तो हमारा नेगेटिव है, और अगर सर्विस का देखें सिर्फ सर्विस का तो पॉजिटिव है, और अगर ओवरऑल देखें तो हमारा जो है बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है दोस्तों वो नेगेटिव है, मतलब हमारा ट्रेड डेफिसिट है। ट्रेड डेफिसिट का मतलब इंडिया जो है ज़्यादा गुड्स और सर्विस को खरीदता है, बेचता बहुत कम है। लेकिन अगर सिर्फ सर्विस को देखेंगे तो सर्विस में हमारा सरप्लस है कि नहीं? और गुड्स में देखेंगे तो नेगेटिव है, लेकिन दोनों को मिला के देखेंगे तो नेगेटिव है, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं दोस्तों। एक को बोलते हैं नेट टर्म्स ऑफ ट्रेड, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है। नेट टर्म्स ऑफ ट्रेड या कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होता है? तो जितना हम एक्सपोर्ट करते हैं उसका कितना रुपया है उसका दाम, और कितना का हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसका वैल्यू, दोनों का वैल्यू को अगर डिवाइड कर दोगे तब आपको मिलेगा NTT। इंडिया के रिस्पेक्ट में आपको पता है कि इंडिया जो है एक्सपोर्ट कम करता है और इंपोर्ट ज़्यादा करता है ना? तो उससे हमारा क्या है, वैल्यू में देखेंगे तो इंडिया के लिए ये वाला जो बैलेंस होगा दोस्तों वो 1 से कम होगा, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100 को अगर 1 से कम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 से ही कम होगा। समझ में आया? सिंपल है ना। इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है, बाहर बेचता है, उसका बहुत कम वैल्यू का बेचता है, और इंपोर्ट करता है वो बहुत ज़्यादा वैल्यू का करता है ना? इससे हमारा NTT जो होगा वो 100 से कम होगा, ठीक। उसके बाद अगर हम ये तो हो गया मूल्य के हिसाब से देखें। अगर हम इसको वेट के हिसाब से देखें, टन के केजी के हिसाब से देखें या लीटर के हिसाब से देखें, तो इसमें होता है इंपोर्ट बाय एक्सपोर्ट, ठीक है। आपको पता है कि इंडिया जो है बाहर बेचता, भले सामान का वैल्यू कम हो, इंडिया बेचता है बाहर चावल दाल, ये भले उसका मूल्य कम होता है लेकिन उसका वजन ज़्यादा होता है। हम लोग आईफोन लेते हैं, आईफोन का रेट होता है दोस्तों मान लो 1 लाख, ठीक है। आईफोन का वेट कितना होगा? 200 ग्राम के आसपास होगा। और 1 लाख का अगर चावल बेचेगा तो कितना केजी का हो जाएगा? बहुत केजी का हो जाएगा। तो अगर हम वॉल्यूम को देखेंगे तो इंडिया का एक्सपोर्ट का जो वॉल्यूम होगा वो हमेशा बड़ा होगा इंपोर्ट से, होगा ना? हम लोग इंपोर्ट क्या कर रहे हैं? आईफोन 200 ग्राम का है, और चावल कितने का है? हज़ारों केजी का है, टनों केजी का है। तो अगर क्वांटिटी देखेंगे वॉल्यूम, तो हमारा एक्सपोर्ट बड़ा होगा इंपोर्ट से क्वांटिटी के रूप में, इसलिए हमारा डिनोमिनेटर जो है दोस्तों वो क्या है? बड़ा है, ये कम है। तो इस केस में, इंडिया केस में 100 से कम होगा। तो चाहे वो NTT हो या GTT हो, ग्रॉस टर्म्स ऑफ ट्रेड दोनों 100 से कम होता है। बस आपको याद क्या रखना है, नेट टर्म्स ऑफ ट्रेड में ऊपर एक्सपोर्ट का वैल्यू होता है और इंपोर्ट का वैल्यू नीचे होता है, इसमें क्वांटिटी देखते हैं, ठीक है। उसी से रिलेटेड एक टर्म है इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड, ITT। तो जो भी हमने NTT कैलकुलेट किया नेट टर्म्स ऑफ ट्रेड, उसको अगर QIE क्वांटम इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसको ITT मिलेगा। बस सिंपल, आपको ये उतना जानना जरूरत नहीं है कि QIE क्या होता है, बस आप फार्मूला को थोड़ा ध्यान में रखेंगे। तो जितने भी जो विकसित देश हैं दोस्तों, इंडिया और अदर डेवलपिंग कंट्री, उसके लिए ITT ज़्यादा रेलिवेंट इंडिकेटर है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कितना हमने एक्सपोर्ट किया, कितना इंपोर्ट किया, उसका वैल्यू, और साथ ही साथ क्वांटिटी भी हमको पता चल सकता है, दोनों पता चल जाता है, क्वांटिटी भी और वैल्यू भी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, इंडिया क्या एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करता है विदेशों को, ठीक है। तो यह देखिए, ये जो है हमारा दोस्तों गुड्स का, तो गुड्स देखिए, गुड्स का जो इंडिया इंपोर्ट कर रहा है, ये लाइन इंपोर्ट का है, तो इंपोर्ट हमेशा ज़्यादा करता है गुड्स का, और एक्सपोर्ट हमेशा कम करता है, ये लाइन उससे नीचे है, ठीक है, सिंपल, ठीक है। देखिए, तो कोरोना के बाद जो है कितना गुड्स हम लोग एक्सपोर्ट किए और इंपोर्ट किए, उसमें कौन सा टॉप आइटम पे था? तो कोरोना के पहले टॉप आइटम था, सबसे ज़्यादा हम लोग पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करते थे, पेट्रोलियम का प्रोडक्ट जैसे पेंट, पॉलिश, ये असफाल्ट। दूसरे नंबर पे था मोती, जो मोती होता है वो कीमती मोती, ये सब करते थे। और तीसरे नंबर पे ड्रग करते थे। लेकिन जब कोरोना हुआ तो ड्रग ये सब का क्या होगा, ये आगे बढ़ गया, और पर्ल एंड प्रीशियस स्टोन नीचे हो गया। लेकिन फर्स्ट नंबर पे अभी भी क्या रहा? पेट्रोलियम। तो फर्स्ट नंबर आप याद रखो, पेट्रोलियम है टॉप पे। फिर अगर पूछेगा कोरोना के पहले तो ड्रग है दूसरे नंबर पे, नहीं तो बाद में पूछेगा तो आपका इसमें क्या है, कोरोना के पहले ड्रग तीसरे नंबर पे। ये तो हो गया गुड्स का एक्सपोर्ट। फिर एग्रीकल्चर का अगर एक्सपोर्ट देखेंगे तो आपको याद क्या रखना है, मेरीन प्रोडक्ट जो मछली होती है दोस्तों, उसको सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। दूसरे नंबर पे बासमती राइस करते हैं, नॉन बासमती राइस मतलब ऐसा चावल जो बासमती नहीं है, वो दूसरे नंबर पे हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। ये क्लियर है? तो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में फर्स्ट पे मछली, दूसरे पे नॉन बासमती राइस। उसके बाद
अगर हम, ये तो गुड्स का हो गया। अगर सर्विस की बात करें तो सर्विस क्या एक्सपोर्ट करते हैं, तो सर्विस हम लोग सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते थे कोरोना के पहले भी और बाद भी, वो टेलीकॉम था, टेलीकॉम कंप्यूटर इंफॉर्मेशन। इंडिया के लोग जो है टेलीकम्युनिकेशन सर्विस जो है एक्सपोर्ट करते हैं विश्व को, ठीक है। तो ये पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे बिजनेस सर्विस था, अभी भी है। तीसरे नंबर पे पहले ट्रैवल और पर्सन होता था, लेकिन कोरोना में लोग ट्रैवल वेरेवल उतना कम करने लगे, है ना, क्योंकि लॉकडाउन ये सब लग गया, क्वारंटाइन ये सब होने लगे, सोशल डिस्टेंसिंग, तो ट्रैवल जो है नीचे चला गया और ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स ऊपर चला गया, ठीक। तो ये हो गया गुड्स का एक्सपोर्ट। गुड्स का इंपोर्ट क्या हुआ, तो बिजनेस सर्विस पहले स्थान पे, ट्रांसपोर्ट ऑफ पर्सन फिर वही हुआ, ट्रांसपोर्ट ऑफ पर्सन नीचे चला गया और गुड्स ऊपर चला गया, है ना, तो ट्रांसफर ऑफ गुड्स ऊपर चला गया। और तीसरे नंबर पे आ गया टेलीकॉम। तो आपको ये भी याद रखना चाहिए कि सर्विस का इंपोर्ट क्या है। सब आपको नहीं याद हो रहा है तो आप सिर्फ टॉप वाला याद कर लो कि एक्सपोर्ट हम लोग सबसे ज़्यादा टेलीकॉम का करते हैं, इंपोर्ट करते हैं बिजनेस का, गुड्स सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं दोस्तों पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ठीक है, अब ये ध्यान रखना है। और एग्रीकल्चर में करते हैं मेरीन का, ठीक है, समझ में आया इतना, ठीक है। अब देखिए कि हम लोग का जो सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन सा है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में, तो एक्सपोर्ट जो सबसे ज़्यादा इंडिया करता है दोस्तों, वो शुरू के 3 याद करिएगा, अमेरिका, यूएई और चाइना। और इंपोर्ट का बात करें तो चाइना, यूएई एंड यूएसए। समझ में आया, मतलब चाइना इधर चला गया और यूएसए इधर आ गया, तब मेरा ये वाला कंडीशन हो गया, ठीक है। तो यूएसए, यूएई, चाइना एक्सपोर्ट में, इंपोर्ट में चाइना, यूएई दोनों में बीच में है, चाहे वो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट, और थर्ड नंबर पे आ गया यूएसए, सिंपल। उसी तरह अगर इंडिया का ट्रेडिंग पार्टनर का बात करेंगे तो किसी के देश के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है, ट्रेड पता है गया, गुड्स और सर्विस होता है, आईबीएम उसके अनुसार, है ना, आईएमएफ के अनुसार। और अगर एनसीईआरटी के अनुसार देखें तो गुड ट्रेड किसको बोलते हैं, सिर्फ गुड्स को। तो अगर हम गुड्स का सरप्लस का बात करें कि हम लोग ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं कम, और डेफिसिट मतलब हम लोग ज़्यादा सामान उनसे ले रहे हैं, बेच रहे हैं कम। तो अगर हमारा सरप्लस ट्रेड देखें तो सरप्लस ट्रेड हमारा अमेरिका के साथ है, ब्रिटेन है, टर्की है, नीदरलैंड है, बांग्लादेश है, ये सब है, नेपाल। और अगर हम डेफिसिट की बात करें तो चाइना के साथ है, मिडिल ईस्ट के साथ है, क्यों, तेल वेल के कारण। और चाइना के साथ लगभग $50 बिलियन का हम लोग का ट्रेड डेफिसिट है। स्विट्जरलैंड के साथ भी हम लोग का ट्रेड डेफिसिट है, साउथ कोरिया के साथ भी ट्रेड डेफिसिट है दोस्तों, ठीक है। तो इंडिया का जो टॉप 5 ट्रेडिंग पार्टनर है, टॉप नंबर पे है अमेरिका, फिर चाइना, फिर यूएई, ठीक है, आप ये याद रखिएगा। एक्सपोर्ट का अलग है, एक्सपोर्ट में सबसे ज़्यादा क्या है कि किसको एक्सपोर्ट करते हैं, यूएसए को, और यूएई को दूसरा, तीसरे नंबर पे चाइना। इंपोर्ट का बात करेंगे तो चाइना पहले पे आ जाता है, यूएई दूसरे पे ही रहता है, यूएसए इधर आ जाता है। ओवरऑल देखेंगे तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा यूएसए, फिर चाइना, फिर यूएई, सिंपल। चलिए, अगर पूरे विश्व का बात करें तो सबसे ज़्यादा जो गुड्स का एक्सपोर्ट करता है दोस्तों वो करता है चाइना, और सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है अमेरिका। इंडिया 10वें नंबर पे है गुड्स का इंपोर्ट करने में। सर्विस का इंपोर्ट करने में टॉप पे है यूएसए, और एक्सपोर्ट करने में है भी यूएसए। और इंडिया जो है 8वें स्थान पे है गुड्स के एक्सपोर्ट में, और ठीक है, और गुड्स के एक्सपोर्ट में 19 पे है और सर्विस में 8वें स्थान पे। ये मोटा मोटी आपको थोड़ा ध्यान होना चाहिए। अब कुछ क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया तो वो देखते हैं। बोल रहा है द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ ए कंट्री सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। तो क्या है, एक देश का रेसिडेंट और दूसरे देश के नॉन रेसिडेंट के बीच में जो ट्रांजेक्शन्स होता है उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं दोस्तों, है ना। तो क्या होगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द ऑल एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स ट्रांजेक्शन ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए गिवन ईयर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, यही होता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो भी होता है उसका होता है। ऐसे इसका ज़्यादा एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए कि जो भी जितना भी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट के बीच में होता है, लेकिन ठीक है, बाकी ऑप्शन में से ज़्यादा ही अच्छा है। बाकी ऑप्शन क्या है, गुड्स, सिर्फ गुड्स का थोड़ी होता है एक्सपोर्ट का, गवर्नमेंट का सिर्फ थोड़ी होता है दोस्तों, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट होता है, कैपिटल का सिर्फ थोड़ी होता है, हमारा करंट का भी होता है। तो बाकी जो सबसे अच्छा ऑप्शन था वो हमारा ए ही था, है कि नहीं। चलिए आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ करंट अकाउंट। मैंने बताया था करंट अकाउंट में क्या होता है दोस्तों, विजिबल, इनविजिबल, इनविजिबल को 3 करते थे, सर्विस, इनकम, ट्रांसफ़र। सर्विस को कुछ नहीं ट्रांसफ़र करते थे, इनकम को करते थे, मैंने बताया था डीआईपी, और इसको करते थे जीडीआर, ठीक है। डीआईपी मतलब डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ठीक है। और इसमें क्या होता था, गिफ्ट, डोनेशन एंड रेमिटेंस, ठीक है। और कैपिटल में क्या था आपका, बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट एंड लोन, ठीक है ना। तो देखिए, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स है, विजिबल में काउंट करते थे, ये होगा। फिर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, ये भी होगा। इनकम रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम रिसिप्ट में बताया था, सर्विस इनकम, तो ये भी आपका इसमें है करंट अकाउंट में। कौन सा नहीं है, तो कैपिटल नहीं है, कैपिटल तो कैपिटल अकाउंट में है। तो मेरा आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा डी, ठीक है। अगला देखते हैं,
विथ रेफरेंस टू बैलेंस ऑफ पेमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स द करेंट अकाउंट। फिर वही क्वेश्चन आ गया। तो करेंट अकाउंट में क्या होता है, ट्रेड होता है, सही है, गुड्स एंड सर्विस का। फॉरेन एसेट नहीं, एसेट नहीं होता है। फॉरेन एसेट किस में आएगा, कैपिटल में। इनविजिबल होता है, सर्विस होता है। स्पेशल ड्राइंग राइट ये भी नहीं होता है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा 1 और 3, ठीक। SDR तो अलग है दोस्तों, IMF के बारे में जब पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा ये एक तरह का कैपिटल चीज़ है कि नहीं। उसके बाद एमंग द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस। सबसे ज़्यादा चावल कौन एक्सपोर्ट करता है, वो करता है आपका इंडिया, ठीक है। एमंग द फॉलोइंग कमोडिटी इंपोर्टेड बाय इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स फॉर द हाईएस्ट इंपोर्ट्स इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। वैल्यू में सबसे ज़्यादा इंडिया क्या इंपोर्ट करता है दोस्तों, वेजिटेबल ऑयल करता है कि नहीं। पाम ऑयल ये सब आपने सुना होगा, बहुत न्यूज़ में भी था 2019 के टाइम में, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन पूछा, ये सब क्वेश्चन उतना रिलेवेंट नहीं है, ये सब न्यूज़ में होगा इसीलिए पूछा होगा। 2019 में इंडिया ने चावल को सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया तो पूछ दिया। 2019 में पाम ऑयल सबसे ज़्यादा वेजिटेबल ऑयल इंपोर्ट किया तो पूछ दिया, है कि नहीं। अगला है 2014-15 से इंडिया हैज कंसिस्टेंटली रन ट्रेड सरप्लस। किस देश के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस, चाइना के साथ है नहीं, $50 बिलियन का है। ये सऊदी अरेबिया के साथ है नहीं, सऊदी अरेबिया को तो हम लोग बहुत कम जो है पैसा वो करते हैं ना, मतलब सामान बेचते हैं, तेल वेल लेते हैं, तो सरप्लस तो नहीं हो सकता। जर्मनी के साथ उतना ट्रेड नहीं करते हैं, तो मेन क्या है दोस्तों, USA, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है फाइंड करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट। बोल रहा है इंडियाज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स आर लेस देन इट्स मर्चेंडाइज इंपोर्ट। मर्चेंडाइज मतलब दोस्तों गुड्स। तो ये बताइए इंडिया गुड्स में को क्या ज़्यादा करता है, एक्सपोर्ट कम करता है, इंपोर्ट ज़्यादा करता है। तो एक्सपोर्ट गुड्स का इंडिया जो है कम करता है, ये एकदम सही है। उसी तरह ये तीसरा देखिए तो इंडियाज इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज आर मोर देन एक्सपोर्ट्स। इंडिया भी ये क्या है, एक्सपोर्ट इंडिया सर्विस को ज़्यादा करता है। मैंने बताया गुड्स को ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, सर्विस को एक्सपोर्ट करते हैं, तो ये भी हमारा सही है। तो 1 और 3 सही है दोस्तों। तो 1 और 3 यही ऑप्शन में है, ये सही है। इसका मतलब दूसरा गलत है कि इंडियाज इंपोर्ट ऑफ आयरन स्टील केमिकल फर्टिलाइजर मशीनरी हैव डिक्रीज। डिक्रीज नहीं हुआ है, अब इंडिया जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस कर रहा है तो हमारा आयरन स्टील ये सब बढ़ रहा है इम्पोर्ट, ठीक है। इंडिया सफर्स फ्रॉम ओवरऑल करंट अकाउंट डेफिसिट। मैंने देखा आपको, ये देखिए ओवरऑल इंडिया का करंट अकाउंट में डेफिसिट है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। कहाँ गया वो, देखो इधर था, देखो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है इंडिया का क्या है दोस्तों, नेगेटिव है। खाली एक साल 2020-21 में पॉजिटिव रहा है। तो इंडिया में करंट अकाउंट डेफिसिट है दोस्तों, है कि नहीं, ठीक है। तो ये भी हमारा सही है 1, 3, 4, ठीक। अगला देखते हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट प्रीलिम्स 2020 का क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ इंडिया श्रीलंका ट्रेड हैज़ कॉन्सिस्टेंटली इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड। बोला इंडिया श्रीलंका का ट्रेड लगातार कॉन्सिस्टेंटली बढ़ा है। ऐसा तो नहीं हो सकता दोस्तों, अप डाउन तो हुआ ही होगा, लगातार तो नहीं बढ़ा होगा। इसको काट देते हैं, ठीक। बोल रहा है कि इन द लास्ट 5 ईयर नेपाल हैज़ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ साउथ एशिया। दोस्तों साउथ एशिया में कौन कौन से देश आते हैं, सार्क देश आते हैं। सार्क में कौन आते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, ठीक है, मालदीव्स, श्रीलंका, ये सब आते हैं। म्यांमार, ये सब में म्यांमार नहीं आता है, तो ये से आते हैं। अब देखिए बोल रहा है कि किसका ट्रेडिंग पार्टनर नेपाल के साथ सबसे ज़्यादा है इंडिया का। अब बांग्लादेश भैया इतना बड़ा देश है, तो बांग्लादेश के साथ ट्रेडिंग पार्टनर होगा कि नेपाल के साथ होगा, बताइए। बांग्लादेश के साथ होगा ना। अच्छा, नेपाल वैसे भी चाइना की तरफ मूव कर रहा है, तो हमारा ये गलत है दोस्तों। तीसरा गलत है, तीसरा गलत है तो 2 ऑप्शन गया। हमने अभी देख लिया कि पहला भी गलत है कि लगातार तो नहीं बढ़ा होगा, है ना, तो हमारा 2 होगा, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग दोस्तों कुछ इंडेक्स के बारे में। तो देखिए एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जारी करता है नीति आयोग, जिसमें हम लोग देखते हैं कि कौन राज्य कितना एक्सपोर्ट को प्रमोट करता है, क्या उसका रैंकिंग है। फर्स्ट पे है गुजरात, ठीक, बस आपको इतना ही ध्यान देना। उसी तरह ग्लोबल सर्वे एंड डिजिटल एंड सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटेशन यूनिसेफ करवाया, ठीक है, आपको बस इतना ही ध्यान देना है। गुड्स ट्रेड बैरोमीटर इंडेक्स, हम लोग देखते हैं कि गुड्स का कितना ट्रेड हुआ, उसका बैरोमीटर है, ये WTO जारी करता है। फिर रेमिटेंस को लेके वर्ल्ड बैंक का रेमिटेंस रिपोर्ट है, इंडिया टॉप पे है। मतलब सबसे ज़्यादा रेमिटेंस जो पैसा आता है दूसरे देश से रेमिटेंस के रूप में, उसको बोलते हैं रेमिटेंस धन प्रेषण, तो उसमें टॉप पे इंडिया जारी करता है वर्ल्ड बैंक। उसी तरह माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करता है वर्ल्ड बैंक। ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट जारी करता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, जो एक तरह का NGO है, ठीक है।
सॉरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, इसका हेड क्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ये एक यूएन से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट ये हमसे पूछ सकता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन जारी करती है। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस इम्पोर्टेंट नहीं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे करंट अकाउंट में ऑयल का इंपोर्ट के बारे में।